जो वक्त से पहले लोग गंजे हो जाते हैं तो वो क्या वजह होती है? एक सेहतमंद बालों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ टिप्स बता दें। कितनी देर का प्रोसेस होता है? फर्ज करें आपने ये गंजेपन का ये थोड़ा बहुत ये करवाते हैं, या डिपेंड करता है एरिया कितना? एरिया पे डिपेंड करता है। इलाज जो बाल लगवाने का ये इसका खर्चा कितना होता है? खवातीन बल्कि माएँ वो बड़ी सर पे मसाज करती थी ऑयल का, देखिए वो गलत करती थी। शाहरुख, सलमान खान, इवन के ये सनी देओल, अनिल कपूर, या हमारे पाकिस्तान के ये गंजे नहीं होते, क्या वजह है? वो अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और हम लोग कैसे चलते हैं। ये ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये होता है कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इटसेल्फ कोई इन्फेक्शन काज नहीं करती। ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसके बाद कोई मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये देखा गया तो वो फिर गंजे हो गए। कम से कम एक बाल की जो अपनी लाइफ है वो 20 ईयर्स है। मेरा ये बाल है, या आप रिकमेंड करते हैं कि यहाँ करवानी चाहिए या अभी जरूरत नहीं है? खवातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाती हैं। बहुत सारी फीमेल तो हमारी शो ऑफ ही नहीं करवाती कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, वो घरों में रहती है, तो ये भी रीजन होती है। इसलिए फीमेल पेशेंट हमारे पास काफी कम होती है। इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं, एक दफा की ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक ही दफा वो यूज होता है? एक ही दफा यूज करना चाहिए। जो कुछ चीजें होती है, फॉर्सेप वगैरह होते हैं, उनको स्टरलाइज करना। आपके बाल बड़े स्टाइलिश हैं। ये ट्रांसप्लांटेड, अगर आप देखिए आपको थोड़ा सा ये नजर आ रहा हो। क्या तरीका है, बेहतरीन तरीका कि शैम्पू को यूज करना? ये बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। सारी चीजें यूज करने के लिए ही बनी है, लेकिन कैसे हमने यूज करनी है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसान की सेहत बड़ी ही इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए, लेकिन इस सेहत के साथ साथ इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और खूबसूरती में आपके चेहरे और आपके बालों का बड़ा किरदार होता है। इंसान के अगर बाल अच्छे हैं तो समटाइम ये लगता है कि यार वो बंदा पहचाना ही अपने बालों की वजह से जाता है कि यार इसके बाल बड़े जबरदस्त हैं। तो इसीलिए हम डॉक्टर्स को तो बुलाते ही हैं, आपने अक्सर हमारे पेज पे देखा होगा, लेकिन आज हमने बालों के एक डॉक्टर को बुलाया ताकि आपके जो बालों के मसाइल हैं उन पे बात की जा सके, लोगों को अवेयरनेस मिले। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अबू बकर हैं, उनके ज़बानी उनका तारुफ सुनते हैं। डॉक्टर साहब जरा आप बताइएगा क्या स्पेशलिटी है, कहाँ से तालीम हासिल की और क्या कुछ आजकल कर रहे हैं? माई सेल्फ डॉक्टर अबू बकर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम इस्तांबुल मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेरी जो ग्रेजुएशन है बैचलर ऑफ एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी है। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांटेशन में डिप्लोमाज जो होते हैं 1 मंथ के, 2 मंथ के, और कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड किया है। तो अभी जो मेरी स्पेशलिटी में मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट पे ही फोकस कर रहा हूँ, और बाकी जो मेरे क्लिनिक्स में स्किन के बाकी सारे प्रोसीजर जारी रहते हैं, लेकिन जो मेनली मेरा फोकस है वो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर है। अभी पार्किंग सिटी में क्लिनिक है। 6 मंथ तक तो मैंने टर्की में वर्किंग की है। अभी ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गया पाकिस्तान में, तो यहाँ पे 1 ईयर हो गया क्लिनिक रन करते हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप सबसे पहले तो हम आते हैं कि ये लोग वक्त से पहले, एक तो होता है ना, एक प्रोसेस होता है, एजिंग का प्रोसेस है, उसमें आपकी ज़ाहिर है मसल्स भी वीक होते हैं, इसी तरह बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन जो वक्त से पहले लोग गंजे हो जाते हैं तो वो क्या वजह होती है, बेसिक काज क्या होती है इंसान के बाल गिरने की? देखिए, आपका जो हेयर फॉल होता है या जो हेयर थिनिंग होती है, ये किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से नहीं होती। इसमें मल्टीपल रीजंस होती है। जो सबसे ज्यादा होती है मेनली, अगर हम मेल में बात करें तो वो होता है आपका जेनेटिक, यानी कि अगर जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है तो वो आपको लॉस होना ही होना है आपके हेयर का। वो आपका जो अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, 15 से स्टार्ट हो जाता है, और 20 तक मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनका फॉल हो जाता है। उसके अलावा जो बड़ी रीजंस है उसमें आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। उसके बाद स्ट्रेस है, आपका ये जो डाइट्स होते हैं इसमें जिंक की कमी होती है, विटामिन डी वगैरह की, आयरन की कमी होती है, उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस होता है। और ये जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, ये जो हम हार्श सोप्स, शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं, ये सारी रीजंस होती है हमारे हेयर फॉल की मोस्टली। अगर हम ज्यादा इसमें डिटेल में जाए तो और भी रीजंस होती है आपके जो हार्मोनल में। अब 3-4 तरह के हार्मोन है। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपकी डाइट की वजह से भी हो सकता है, और जेनेटिकली भी कुछ आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। यानी बाल गिरने की बड़ी वजह स्ट्रेस भी होती है? स्ट्रेस भी होती है, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि कॉर्टिसोल बेसिकली हमारा एक हार्मोन है जो स्ट्रेस की वजह से इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। लेकिन जो स्ट्रेस है इसमें ऐसा नहीं है कि आपका फुल हेड ही सारा गंजा हो जाएगा या कोई 6 माह के स्ट्रेस से सारा कुछ हो जाएगा। ये एक पूरा आपका जो टाइम है वो चलता रहता है। जैसे
लोग स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं अर्ली एजेस में 15 से। तो अगर 15 से कोई पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो ऑब्वियसली 20, 25 या 30 तक जाते जाते उसका ऑलमोस्ट हाफ एट फॉल हो जाता है, या एटलीस्ट उसके जो हेयर होते हैं वो थिन हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में एक बात की कि जो है शैम्पू यूज करने की वजह से, तो सारी दुनिया शैम्पू यूज करती है, किसी के बाल ठीक होते हैं, किसी के नहीं गिरते, किसी के गिर जाते हैं। तो वैसे कोई क्या तरीका है, बेहतरीन तरीका कि शैम्पू को यूज करना, ये बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए? देखिए, यूज करना चाहिए, सारी चीजें यूज करने के लिए ही बनी है, लेकिन कैसे हमने यूज करनी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी जी। अब एक तो ये है कि यहाँ पे मेडिकेटेड शैम्पू बहुत कम है, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स आ गए। अब शैम्पूज और ऑयल में ये होता है कि ये FDA से अप्रूव नहीं होता, तो इसलिए कोई भी कंपनी इसको जैसे मर्जी मैन्युफैक्चर कर लेती है। समथिंग क्या होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट हासिल करने के लिए, फौरी रिजल्ट हासिल करने के लिए वो बहुत सारे हार्श इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो सकता है या हेयर थिन हो सकते हैं। और सेकंड इसमें जो रीजन होती है, हमें यूज नहीं करना आता कि हमने इसको कैसे यूज करना है। अब जो हमारा शैम्पू है ये बेसिकली किसके लिए होता है कि हमने अपने बालों को वॉश करना है, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं उसको बिल्कुल स्किन के अंदर अंदर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो ऑयल होता है, जैसे एक बड़ी कॉमन सी हमारी यहाँ पे एक फैक्ट है, सॉरी मिथ चलती है कि जो ऑयल होता है ये जड़ों के अंदर जाता है। हालांकि ऐसा कोई रीजन नहीं, ना ही ऑयल जड़ों के अंदर जाता है, ना ही ऑयल से आपके बाल भरे हो सकते हैं। सिर्फ ऑयल से आपके बाल थोड़े से बेहतर हो सकते हैं, कोई नए बाल नहीं आ सकते। तो ये सारी चीजें जो पाकिस्तान के अंदर कॉमनली यूज होती है। शैम्पू कैसे यूज करनी चाहिए, मेरा सवाल यहीं पे है। जो शैम्पू है ये एक एजेंट है, क्लींजिंग एजेंट, यानी कि फर्ज करें आप बाहर गए, आपके बालों में मिट्टी या गट्टा है, तो आपने सिर्फ उसको बालों की हद तक यूज करना ताकि बालों के ऊपर से वो मिट्टी गट्टा आपका आराम से उतर जाए। और सेकंड, ये जो ऑयल है इसको हम जो जड़ों के अंदर लगा लेते हैं। अब स्कैल्प को वॉश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब ऑयल हमारा लगा रहता है, फर्ज करें मैंने ऑयल लगा लिया, मैं बाहर चला गया, वो मिट्टी गट्टा ऊपर आके सारा जम गया, तो स्कैल्प पे इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर है ये थिन हो सकते हैं। इसलिए जो ऑयल है ये हमने सिर्फ बालों के ऊपर लगाना है, यानी कि इसको स्कैल्प में नहीं लगाना। एक दफा हमने लगाया है तो बालों के अंदर वो लचक सी इलास्टिसिटी पैदा होगी, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। अच्छा। तो हम ये जो 2 दिन के लिए लगा रहने देते हैं, 3 दिन के लिए लगा रहने देते, तो ऐसा नहीं हम या जो वो इस तरह मालिश करते हैं, वो पुराने जमाने की तो खवातीन, बल्कि माएँ, वो बड़ी सर पे मसाज करती थी ऑयल का। देखिए वो गलत करती थी, वो बाल भी बड़े अच्छे होते थे। नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा वो गलत करती थी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पुराने जमाने की तरफ जाए ना, तो उसमें हमारे पास स्ट्रेस या बाकी सारी चीजें नहीं थी है, तो अब हमारे रूट ऑलरेडी वीक है, तो उसको हमने उस तरीके से हल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ हम चलते हैं, आपकी स्पेशलिटी है। आप ये बताइएगा कि जो कितनी तरह के ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन के तरीके हैं। एक जो मैंने जो सुना है, एक FUE है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, एक FUT है, फॉलिकुलर यूनिट जो ट्रांसप्लांटेशन है। कौन सा तरीका बेहतर है और इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में जो मेजरली फर्क है FUE में और FUT में, वो डोनर एरिया का है। जो FUE होता है उसमें हम सिंगल रूट निकालते हैं, यानी कि फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन, एक यूनिट निकालते हैं हम बालों को, ठीक है। और जो FUT होता है उसमें क्या करते हैं, पीछे से पैच पूरा निकालते हैं, स्ट्रिप ले ली। अब स्ट्रिप को रख के हमने उसके अंदर से वो यूनिट अलग-अलग किए, उनको आगे इम्प्लांट किया। इम्प्लांटेशन दोनों में सेम है। अब और भी ज्यादा इसमें अच्छी टेक्निक्स अभी आ गई, जैसे DHI के नाम से, या कुछ और टेक्निक्स है, फायर वगैरह, ये सारी चेंज हो जाती है। जो हम इक्विपमेंट्स यूज करते हैं ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग, वो चेंज होने की वजह से टेक्निक का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन जो बेसिक है वो यही है, FUT, FUE और DHI। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाज़ लोगों में देखा है कि ये ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये होता है कि इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? इन्फेक्शन की जो सबसे मेन वजह, ये याद रखिएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी इटसेल्फ कोई इन्फेक्शन काज नहीं करती, अनलेस के ये हो कि आप कोई बड़े ही नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास चले गए हैं। जो सबसे बड़ी रीजन है वो क्या है कि जो हमारे इक्विपमेंट्स है वो स्टरलाइज्ड नहीं है, स्टरलाइजेशन नहीं है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर कोएक्स हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, क्वालिफाइड लोग बहुत ज्यादा कम है। तो ये मेन रीजन है आपके जो इन्फेक्शन होने की। अगर हम उसके बाद जाए तो वो एक सर्जिकल भी कुछ मेडिकेशन के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। लाइक क्या होता है कि समटाइम हम ज्यादा डेंसिटी क्रिएट करने के लिए बालों को बहुत करीब लगाते हैं, तो स्किन को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता, उसकी वजह से भी हमारा इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप इसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसके बाद कोई मेडिसिन भी लेनी पड़ती है? देखिए, ट्रांसप्लांटेशन
के लिए मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर हमने चीज़ों को बेटर करना है, अपने जो रूट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर करना है, उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें मेडिकेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप डाइट से भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसलिए कहते हैं मेडिसिन का, अब पेशेंट की डाइट वैसी नहीं है तो आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेटर होते हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि एक दफ़ा पेशेंट ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, उसके बाल बेहतर हो जाए, और सेकंड ये होता है कि उसके अपने जो बाल है वो भी बेहतर हो जाए, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हम दे सकते हैं। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में सुजेस्ट ये किया जाता है कि 2 से 3 सेशन में किया जाए, जो हमें रिकमेंड किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में पेशेंट क्या चाह रहे हैं कि एक ही सेशन के अंदर आप यहाँ से मेरा फुल जो गंजा सारा है वो सारे का सारा कवर करते, तो अगर हम इतने ज़्यादा जब बाल लगाते हैं तो स्किन डैमेज होती है, तो उसके लिए हमें मेडिसिन यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है अगर हम ज़्यादा बाल लगाए। लेकिन अगर एक अच्छे तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म किया जाए तो वो मेडिसिन की खास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया हमारे बड़े सारे दोस्तों ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाई है, लेकिन उस हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद ये देखा गया कि वो फिर गंजे हो गए। इसकी क्या वजह? नहीं, जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं वो वैसे तो ऑलमोस्ट कम से कम एक बाल की जो अपनी लाइफ है वो 20 ईयर्स है। वो समटाइम होता गया कि जो बाल अच्छे तरीके से इम्प्लांट नहीं ना किया गया, ऑलरेडी वीक है, अब पीछे से बाल निकालते आगे लगा देते, अब उसकी जड़ वो सही नहीं है, या फर्ज करें जब आप बॉडी के से बाल निकालते हैं उसको बाहर रखते हैं 7 से 8 घंटे से ज्यादा, अगर वो बाहर पड़ा रहे तो वो वैसे वीक होना शुरू हो जाता है। तो जब वो इम्प्लांट होगा वक्ती तौर पे तो आपको नजर आएगा यार ये तो इम्प्लांट हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, तो बाद में वो फॉल हो जाएगा। तो ये रीजन है। अगर ट्रांसप्लांट बाल बिल्कुल अच्छे तरीके से इम्प्लांट किया गया है, बिल्कुल एक्टिव था, सारी चीजों को फॉलो किया गया, तो उसे कम से कम 15 से 20 साल की लाइफ होती है। आप पेशेंट को देखकर जज करते हैं कि ये आपके मतलब मेरा ये बाल है, या आप रिकमेंड करते हैं कि यहाँ करवानी चाहिए या अभी जरूरत नहीं है? आप कहते हैं पेशेंट आया कि मैंने करवाना है, आप कहते हैं नहीं बस जरूरी आ जाए, लेट जाए। अब ये जो हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी है ना, ये पेशेंट पे बड़ी ज्यादा मैटर करती है। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये पेशेंट की अपनी चॉइस पे होती है। लाइक ये ऐसे नहीं है, ये अगर आपको कोई डिजीज हो या कोई लाइफ थ्रेटनिंग हो तो वो हम पेशेंट से पूछते भी नहीं, हमने पेशेंट को लौटाना है, अपने हिसाब से काम कर देना है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में पेशेंट से पूछना बड़ा जरूरी है कि भाई वो चाह क्या रहा है। क्या वो ये चाह रहा है कि ये जो मेरे बाल है इसको बेहतर कर ले, उसका अलग ट्रीटमेंट है, या वो ये चाह रहा है कि जो मेरे नए बाल है वो उगाए जाए। अगर वो चाह रहा है छोटे मोटे जो उसके बाल है, कई लोग के कमजोर बाल होते हैं, उसको बेहतर करना है, तो वो पेशेंट जैसे चाहता है उसकी चॉइस के मुताबिक चलते हैं। हाँ, ये है कि हम पेशेंट को सजेस्ट जरूर करते हैं कि अभी ट्रांसप्लांट करवाना है या नहीं करवाना, लेकिन अगर पेशेंट कहे कि मैंने करवाना ही करवाना है तो उसमें पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ हो नहीं सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ लोगों के बाल होते हैं कर्ली होते हैं, कई लोगों के बाल बड़े सिल्की होते हैं, पफ बनता है, बड़े स्टाइलिश से लगते हैं, तो आपका जो कर्ली बालों को इसी तरह मतलब वो बनाना, इस तरह स्टाइलिश सा बनाना और बड़े सिल्की से बनाना, वो भी ट्रीटमेंट कोई होता है? बेसिकली वहां पे भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन वो ट्रांसप्लांट से हट के ट्रीटमेंट आ जाते हैं अपने बालों को। लेकिन उनमें प्रॉब्लम क्या है कि साइड इफेक्ट्स है उनके साथ। अगर हमने कर्ली बालों को सीधा, देखिए जो नेचर के तौर पे आपका रूट निकल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, अगर आप उस नेचर को चेंज करने की ट्राई करेंगे ना तो ऑब्वियसली आपका रूट वीक हो जाएगा। तो ये भी तो नेचर के आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक नेचुरली काम चल रहा है, तो ये ठीक है? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट इज ए ट्रांसफर ऑफ रूट फ्रॉम डोनर एरिया टू रेसिपिएंट एरिया। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ हमने आपके बाल को ट्रांसफर कर दिया। जैसे वो फसल वो मुंजी की आपने सुना होगा, एक जगह से उतार के दूसरी जगह लगा देते हैं। बाकी जो इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियन है, तो वो आपने वैसे स्टडी की? मैंने इस पे स्टडी किया, तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेहतरी के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो खवातीन भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाती हैं, या किस किस्म की उनके बाल का क्या प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आती है? आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? जो फीमेल्स है ये बेसिकली बहुत कम फॉल होता है। उसकी शायद रीजन ये है कि बहुत सारी फीमेल तो हमारी शो ऑफ ही नहीं करवाती कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, वो घरों में रहती है, तो ये भी रीजन होती है, इसलिए फीमेल पेशेंट हमारे पास काफी कम होती है। लेकिन ये है कि फीमेल में भी हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हेयर लॉस, या हेयर आपके जो मोस्टली अभी चल रहा है हेयर थिन हो जाती है, हेयर लॉस तो फीमेल का बहुत कम होता है, क्योंकि जेनेटिक जो साइकिल है वो फीमेल में इतना ज्यादा ट्रांसफर नहीं होता मोस्टली जो हेयर फॉल का है। ठीक है, तो हेयर इम्बैलेंस होने की वजह से हार्मोनल या बाकी जो चीजें यूज करते हैं उसकी वजह से हेयर इनके थिन हो जाते हैं। लेकिन फीमेल्स ट्रांसप्लांट करवाती है, बहुत कम करवाती है, क्योंकि ट्रांसप्लांट के लिए क्या है कि एक दफा हमें सारे एरिया को ट्रिम करना पड़ता है, जिस एरिया पे ट्रांसप्लांट करना है वहां से भी ट्रिम करना है, तो इसलिए वो फीमेल बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो मोस्टली तो वैसे ही चलती है जैसे उनका प्रॉब्लम चल रहा है, या उसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, या कुछ और ट्रीटमेंट है जैसे स्टेम सेल और जो एक्सोसोम
उनसे बाल बेहतर हो Pose सकते हैं। उनका- चंद एक बाल जो छोटे मोटे हैं उनकी ग्रोथ भी हो सकती है, तो मोस्टली उसकी तरफ मूव होती है। अगर फिर ज़ाहिर है उससे भी सोल्यूशन नहीं हो रहा आप भी स्टेम सेल थेरेपी वगैरह करते हैं? बिल्कुल ऐसे हमारी क्लिनिक पे सारा कुछ हो रहा है। उसके लिए एंटी एजिंग भी करते हैं? सारे ट्रीटमेंट हो रहे हैं skin अच्छा, के भी। ये बताएंगे ये इलाज जो बाल लगवाने का, ये इसका खर्चा कितना होता है ट्रांसप्लांटेशन का? देखिए इसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, कस्टमाइज पैकेजेस है, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, या क्लिनिक की लोकेशन या बाकी सारी चीज़ों पर मैटर करता है। जो स्टार्टिंग पैकेज है वो 70,000 से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो रहा है, और ये तो 5 लाख तक 6 लाख तक भी जाता है। उसमें ये है कि आप जो चीज़ें ऐड करवा लें, लाइक इक्विपमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर बनते हैं वो हमें बड़े सस्ते मिल जाते हैं। अगर हम थोड़े फाइन इक्विपमेंट्स लेना चाह रहे हैं, टर्की से इंपोर्ट करते हैं या अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, तो वो इक्विपमेंट्स आते आते हमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख के पड़ जाते हैं। अगर हम वैसा कोई हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो ऑब्वियसली हम 4 से 5 लाख तक जा सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं या इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, वो एक दफा की ट्रांसप्लांटेशन के लिए एक ही दफा वो यूज होता है? देखिए एक ही दफा यूज करना चाहिए, लेकिन ये है कि जो कुछ चीजें होती है, फार्सेप वगैरह होते हैं, उनको स्टरलाइज करता है। जो मशीन्स वगैरह, हर पेशेंट पे मशीन तो नहीं ले सकते। हाँ, कुछ लेकिन आइटम जो डिस्पोजेबल होते हैं, बाकी सारा डिस्पोजेबल होता है, और जो आगे मशीन के आगे टिप्स वगैरह उनकी लगती है, यानी कि पंच लगते हैं, ब्लेड्स लगते हैं, वो सारे डिस्पोजेबल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग उनको भी स्टरलाइज करके यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये उसके पहले आप पेशेंट को ट्रीटमेंट, आपके पास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी होता है जो इनको बेहोश करने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए भी यूज करते हैं? बिल्कुल ऐसे, ये टीम वर्क है। पहले उसको एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद हमने ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाना है। अच्छा, तो ये तो पूरा एक टीम वर्क है तो ना। कितना पेनफुल ये प्रोसेस होता है? देखिए पेन तो ये पेशेंट के ऊपर है, समटाइम पेशेंट को फील भी नहीं होता है, लेकिन कुछ पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ा ज्यादा पेन होता है। उसकी क्या रीजन है कि उनका लाइफस्टाइल समटाइम ऐसा होता है, जो चाय या कॉफी ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें जो एनेस्थीसिया होता है उसका इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। उन पेशेंट को थोड़ा ज्यादा पेन होता है। अदरवाइज इसमें इतना सा पेन है जैसे हमने एक नॉर्मल इंजेक्शन लगवाया है, सिर्फ उतना सा पेन है। उसके बाद वैसे ही सारा लोकल हो जाना है आपका एरिया, तो देन कोई पेन नहीं। नहीं, आपने जब उतारने हैं बाल, उतारते वक्त कोई पेन नहीं, कोई किसी किस्म की। टोटल आपको 5 to 10 मिनट की पेन है जिस वक्त आपके इंजेक्शन लगने हैं। उसके बाद कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा भी। पेशेंट तो बड़ा रिलैक्स होता है, सामने आपका टीवी वगैरह लगा होता है, म्यूजिक लगा होता है, पेशेंट को तो पता भी नहीं। कितनी देर का प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांटेशन का? एक नॉर्मल सा फर्ज करें आपने ये गंजेपन का ये थोड़ा बहुत ये करवाते हैं, या डिपेंड करता है एरिया कितना? एरिया पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली कितने हमने बाल हैं। देखिए जो हमारे पास डोनर एरिया है, ये बैक ऑफ द हेड भी है, बियर्ड भी है, चेस्ट भी है, इवन तो बाकी बॉडी पार्ट से भी हम आपका रूट ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ नॉर्मल प्रोसीजर बैक ऑफ द हेड से करें तो 6 आवर्स का हो जाता है। फिर अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो 10 आवर्स, समटाइम 20 आवर्स का भी चला जाता है। पेशेंट कहते हैं मेरी चेस्ट से भी निकाल लो, मेरी पैरी से भी निकाल लो, पीछे से भी निकाल लो। बस कुछ पेशेंट है वो चाह रहे होते हैं, अब जिस पेशेंट का इतना बड़ा हेड खाली है, पीछे बाल कम है, उसका क्या करे? वो कह रहा होता है कि मुझे एक ही सेशन के अंदर फुल हेड कवर कर दे। फिर हम कहते हैं भैया आप लेटे रहो, हम निकालते जाते हैं, बालों को ट्रांसफर करने हम कर देते हैं। नहीं तो वो इतनी देर लेटा रहता है पेशेंट? देखिए उसमें हमने ब्रेक लेनी है, खाना शाना खाना है, 1 घंटा 1.5 घंटा रेस्ट करनी है, फिर दोबारा हमने स्टार्ट करना है। वो फिर ऐसे प्रोसीजर सेशंस भी करते हैं। तो उस पर कोई मेडिकेशन भी करते हैं? ऑब्वियसली उसमें मेडिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि जो रूट्स होते हैं ज्यादा देर बॉडी से बाहर रहते हैं, उनको प्रिजर्व करना होता है आइस पैक के अंदर रख के। जैसे हम लैब्स के अंदर टिश्यू को फ्रीज करते हैं तो वैसे करके चलना होता है, और मेडिकेशन भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने देखना होता है कि हम कितनी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं, कितना इंजेक्शन लगा सकते हैं। पेशेंट को पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मल जो केस है बैक ऑफ द हेड का, उसके लिए तो इतनी सारी चीजें नहीं रिक्वायर्ड होती। लेकिन अगर हम बाकी सारे डोनर एरिया की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें पेशेंट नहीं, तो आप जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो भी साथ होते हैं आपके? बिल्कुल ऐसा ही है, सारे लोग होते हैं। प्लास्टिक सर्जन भी होते हैं, MBBS क्वालिफाइड भी होता है, और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी होते हैं। सब मिल के एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे नहीं कि आपने अकेले ने एक डिप्लोमा किया हुआ है, टर्की से करके आ गए। अकेला तो देखिए, अकेला तो कोई पाकिस्तान में मैंने स्टार्ट में बोला कि मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, लेकिन ये टीम वर्क है। अब हमारे क्लिनिक पे टोटल मेरे पास 25+ लोग हैं। हम डेली के 3 से 4 प्रोसीजर करते हैं, तो सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, देन ही हम प्रोसीजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगा, रवैये कैसे, पेशेंट किस किस्म का आता है और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए यहाँ पे पेशेंट आ कहता है मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, वो आते साथ कहता है कि मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता है कि आपको क्या बेटर लगता है या मुझे यहाँ पे क्या आप सजेस्ट करें मेरे लिए क्या बेहतर है। तो ये बस चीज है। वो आते साथ कहता है कि डॉक्टर साहब यहाँ से लेके यहाँ तक बाल लगाए, ये बाल इधर को निकले, ये बाल इधर को निकले, बस मुझे ऐसे कर दो, ये शाहरुख खान बना देगा आपका था। तो फिर आप बना देते शाहरुख खान? देखिए अब मैंने बोला कि हम पेशेंट को सर्व करने के लिए बैठे हैं। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है,
ट्राई यही होते हैं जो पेशेंट चाह रहा है वहां तक हम पहुंचे, पहले उसको गाइड करते हैं यार ये चीज अच्छी है। अगर पेशेंट नहीं मान रहा तो ऑब्वियसली फिर जैसे होता है हम उसके अकॉर्डिंगली चल लेते हैं। तो कोई केसेस खराब भी हुए, पेशेंट ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया, लेकिन कभी कभार छोटा मोटा आपको इन्फेक्शन हो जाता है, वो फिर उसी टाइम में कवर हो जाता है। लाइक फर्ज करें आप बाहर जाते हैं, आप मट्टी गड्ढे में चले गए तो हल्का फुल्का इन्फेक्शन समटाइम हो जाता है, लेकिन कोई सर्जिकल इन्फेक्शन कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। अच्छी सर्जरी करने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए कितनी दफा आना आपके पास जरूरी है? देखिए अगर तो हमारा सिर्फ फ्रंटल एरिया है ना, फ्रंट हेयर लाइन है, हल्का सा है, देन तो एक सेशन में भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ये मतलब फॉरएवर होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन 10-20 साल निकाल जाता है आराम से 10-20 साल निकाल जाते हैं। लेकिन ये है ना पेशेंट डेंसिटी कितनी चाह रहा है। अगर आप चाह रहे हैं एक दफा हमने ट्रांसप्लांट किया, अगर आप चाह रहे हैं यार मुझे इससे भी ज्यादा डेंसिटी चाहिए, जैसे निशा के तौर पे जितनी करनी होती है, तो अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो ओबियसली फिर हमें सेकंड सेशन की तरफ जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये हमने सारे आर्टिस्ट देखे हैं, शाहरुख, सलमान खान, इवन के ये सनी देओल, अनिल कपूर, या हमारे पाकिस्तान के, ये गंजे नहीं होते, क्या वजह है? देखिए आप अगर अपनी थोड़ी सी रिसर्च करें तो ये मोस्टली इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। अच्छा। और देखिए जब हमारा जो एक वे ऑफ लिविंग है और उनका जो वे ऑफ लिविंग है उसमें बहुत सारे डिफरेंस है। वो अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और हम लोग कैसे चलते हैं, तो उसी वजह से उनका हेयर लॉस कम होता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। अगर ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाया तो जब वो ऑन कैमरा होते हैं काफी सारी चीजें, फाइबर वगैरह वो सारा कुछ यूज करते हैं, तो आपको इतना फील नहीं होता। अच्छा एक बात तो बताइए जरा, आपने आज तक पाकिस्तान की किस फेमस पर्सनालिटी का हेयर ट्रांसप्लांट किया? पाकिस्तान में तो अभी मुझे 1 साल हो गया, इतने ज्यादा फेमस नहीं है। मोस्टली तो हमारे पास ये जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है, डीएसपी गुजरावाला, डीएसपी लाहौर, ये कुछ लोग आते हैं। लेकिन एक्टर वगैरह में तो अभी हमने इतना कुछ नहीं किया है। बाकी ये सारे लोग आते रहते हैं, आर्मी के कैप्टन वगैरह भी आते रहते हैं, मेजर भी, रिसेंटली कर्नल भी 1-2 आए थे, तो ये लोग आते रहते हैं। बाकी कोई ऑन कैमरा जो पर्सनालिटी फेमस है उनका अभी नहीं किया कोई। तो जो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू आपके पास आएगा उनको आपको डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल ऐसे ही डिस्काउंट देंगे, तो हम तो डिस्काउंट देते रहते हैं। अभी भी रिसेंटली हमने अगस्त के लिए डिस्काउंट लॉन्च किया था, क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है कि मार्केट जो हेयर ट्रांसप्लांट के ज्यादा क्वैक्स होने की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम पैसों में आपको अवेलेबल है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि कुछ लोग के पास अगर पैसे नहीं तो हम एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट उसी पैकेज में प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं, कम से कम कोई। चले जी, हमने हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं करवाना, हमने कुछ भी नहीं कराना, आप एक सेहतमंद बालों के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ टिप्स बता दें एंड पे। देखिए सबसे पहले तो हमने स्ट्रेस से बचना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद हमने अपनी सारी जो विटामिन की कमी है उसको पूरा करना है। देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं भी ना है, फर्ज करें आप सारी चीजें नहीं ले सकते, जो आप महीने में 3 से 4 दफा बर्गर खाते हैं वो ना खाए। बर्गर तो वैसे ही नहीं छोड़ा खाना चाहिए। हाँ बर्गर तो देखिए फास्ट फूड में तो आपके विटामिन होते ही नहीं है, सारी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपके पास कोई पैसे नहीं, पानी पी रहे, बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी तो ओवरऑल भी आपकी जो हेल्थ है ठीक रहेगी। और जब बाल आपके हाइड्रेट होते हैं, बॉडी हाइड्रेट होती है, तो आप बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी होती है। उससे आगे अगर हम जाए तो आपके पास जो सब्जियां वगैरह अवेलेबल होती है, जैसे पालक वगैरह होती है या अंडा वगैरह होता है या मछली वगैरह खा ले, ये सारी चीजें खा ले तो ये विटामिन की रिच होती है, तो इससे आपके बाल काफी। पानी पीने से भी, पानी पीने से बहुत ज्यादा बालों की मतलब नशोनुमा रहती है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि अगर तो आप डाइट कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी चीजें खा सकते हैं, फल वगैरह, वो तो, लेकिन पर्सनल मोस्टली लोग नहीं अफोर्ड, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम से कम आप वॉक ऐड कर सकते हैं। आपकी जब वॉक करेंगे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगी, आपके बाल बेहतर हो गए, एक्सरसाइज करें, अगर उसके साथ आप पानी वगैरह अपना ठीक कर ले, तो चंद यही चीजें कर ले। या उसके बाद जो आपने शैम्पू यूज करने हैं उनका देख ले कि यार मैंने कौन सा यूज करना है, कैसे यूज करना है, ऑयल कैसे यूज करना है। आपके बाल बड़े स्टाइलिश हैं, आपने खुद तो नहीं हेयर ट्रांसप्लांट किया? ये ट्रांसप्लांटेड, अगर आप देखिए आपको थोड़ा सा ये नजर आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल, ये लाइन सी बड़ी वो एक सिमेट्री में है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये ट्रांसप्लांटेड है। ये कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया? मेरे क्लिनिक से हुआ है, अभी इसको 8 मंथ हुए हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। अच्छा, ये आपने खुद भी करवाया? खुद भी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आप क्या गंजे थे या लोगों को बताने के लिए? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, बेसिकली मेरा जेनेटिक था। तो जेनेटिक में मैंने बोला कि हम जितना मर्जी कोशिश कर ले, हम हेयर लॉस कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है, उसको जो पोस्टपोन कर सकते हो। ये हल्की, जैसे आपकी ये हल्की सी साइड्स है, ऐसे था बिल्कुल, लेकिन ये कि मैंने उसको हल्का सा करवा लिया। मतलब आपने कहा कि मुझे खूबसूरत नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह इस हवाले से अगर हमारे ऑडियंस के कोई क्वेश्चंस हुए तो हम जरूर आप तक फिर आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।